हम लोग कहाँ पर थे? स्किंधा नहीं आई है, स्किंदा नहीं आई है। नहीं इन्फॉर्म भी नहीं की कुछ। अब आ गई सर, आ गई। कुछ होगा, वो हमेशा क्लास में रहती है। आज पहली बार वो इतना लेट आई है। सबसे पहले ज्वाइन करती थी वो, करती है मतलब। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए। यस सर। कहाँ पर थे हम लोग? ये सब हम बता चुके थे आपको। ओके, दिस पैराग्राफ आई। ये टोनेगावा वाला नोबेल प्राइज क्यों मिला इनको? ओके, सुसुमु टोनेगावा को 1976 में क्या किया? बस important discovery that DNA recombination events that generate B cell receptors and antibodies. Okay, because of this DNA recombination event, a diversity in the antibody, or you can say pattern recognition receptors, उसी को एंटीबॉडीज भी कहेंगे जब सिक्रीट होता है तब। तो बी सेल में एंटीबॉडी सिक्रीट भी होता है। तो दिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय दिस वन। ओके, अब देखिए। ओके, 1976 में किया, 87 में इसको नोबेल प्राइज मिला। अब देखिए, एक जो है टर्म टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? टॉलरेंस सुने हो? व्हाट इज टॉलरेंस? यस सर, यस सर, कैपेसिटी सर्च। किसी चीज को सहने का किसी चीज को क्षमता, हाँ सहने किसी का चीज को क्षमता, सहने का क्षमता, हाँ, किसी चीज को कि हम सह सकते हैं किसी चीज। कैपेसिटी टू टॉलरेट एनीथिंग सर। हाँ, टॉलरेट नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप यूज करते हो, हम बहुत टॉलरेट कर रहे हैं तुमको, है ना, मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं। तो टॉलरेंस जो है वो किसके प्रति है? आपके होस्ट के प्रति है। किसका टॉलरेंस है? इम्यून सिस्टम का टॉलरेंस है। ठीक है, सो टॉलरेंस कैसे इंश्योर करता है इम्यून सिस्टम? इसका भी एक मैकेनिज्म है। क्यों टॉलरेंस इंश्योर करने की जरूरत है? क्योंकि यहां पर अभी रिसेंट डिस्कवरी क्या बताया कि एंटीजेनिक एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट हो रहा है। किस वजह से? डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एंटीजन के ही अगेंस्ट डाइवर्सिटी होगा, जो कि फॉरेन एंटीजन है। ओके, जो कि फॉरेन मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये रैंडमली हो रहा है, बाय चांस हो रहा है। ओके, एंड इट इज अकरिंग बिफोर द एंटीजेनिक एनकाउंटर, एंटीजन एनकाउंटर। सो इट इज हैपनिंग, so it is by chance happening and randomly happening. so एंटीबॉडी आपके अपने मॉलिक्यूल के, सेल्फ मॉलिक्यूल के अगेंस्ट भी स्पेसिफिक जनरेट हो सकता है। ओके, एंटीजन के अगेंस्ट भी जनरेट हो सकता है। दुनिया में जितना भी तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, उन सब के अगेंस्ट रिसेप्टर तैयार जब हो रहे हैं, तो आपके अपने मॉलिक्यूल के अगेंस्ट भी रिसेप्टर तैयार हुए। ओके, बाद में क्या कर दिया जाता है? जो सेल्फ रिएक्टिव होता है उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, वो एपोप्टोटिक पाथवे में चला जाता है। तो यही मैकेनिज्म है जिसका नाम है टॉलरेंस। ठीक है, पहले सब जनरेट हुआ हर तरह का डाइवर्सिटी के अगेंस्ट रिसेप्टर, और उसके बाद जो सेल्फ रिएक्टिव है आपके सेल्फ मॉलिक्यूल के साथ, वो सेल जिसके ऊपर उस तरह का रिसेप्टर है उसको क्या कर दिया जाता है? सेल क्या करता है? इम्यून सिस्टम ही करता है, उसको किल कर देता है। अगर सपोज करो ऐसा कोई सेल बच जाए जिसके ऊपर रिसेप्टर है, और एंड दैट रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर योर ओन प्रोटीन मॉलिक्यूल, देन
what will happen? Autoimmunity will develop. Autoimmune disorder, आपके खुद के अगेंस्ट इम्यूनिटी काम करने लग जाएगा अगर टॉलरेंस खराब हो गया तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझ में आई बात आपको? ये हेडिंग हम आपको समझाएं कि टॉलरेंस क्यों जरूरी है। क्लियर है आप लोगों को? यस कि नो? यस सर। यस सर। तो यही कह रहा है कि वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरेटिंग रैंडम रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स इज दैट some could recognize and target the host. In order for this strategy to work effectively, the immune system must somehow, किसी भी तरीके से immune system जो है avoid करे accidentally recognizing and destroying host tissues. उस immune system का ये भी काम है कि आपका host tissue recognize ना हो जाए गलती से कहीं। ठीक है, तो somehow ये किस तरह से करता है मैकेनिज्म? क्या है इस मैकेनिज्म का नाम? टॉलरेंस। ठीक है, दिस प्रिंसिपल विच रिलाइज ऑन सेल्फ पब्लिक और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, अपना कौन है और पराया कौन है, ये जो डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव जो है जरूरी है करना। यहाँ पर हमारे इम्यून सिस्टम के लिए यह भेदभाव, अपना कौन है और पराया कौन है, यह भेदभाव अगर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, अपने अगेंस्ट ही इम्यून सिस्टम वर्क करने लगेगा। ठीक है, अगर पराया को अपना समझ लेगा तो क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। और अगर अपना को पराया समझ लेगा तो क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर काफी खराब बीमारी होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें जो दवाई दी जाती है वो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होते हैं। क्या करेंगे? कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम सप्रेस करें, तो पूरे इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस करते हैं। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? आपको अदर बीमारी भी हो जाएगी, तो उसका इम्यून सिस्टम चैलेंज हो जाता है। तो फिर तो ये कोई डिजीज से लड़ेगा ही सर। हाँ हाँ, सो डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर होता है। तो यही जो है अपना पराया का जो ये भेद वाला जो मैकेनिज्म है, ये प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, यही इसी को टॉलरेंस बोलते हैं। अनदर हॉलमार्क ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये दूसरा अजूबा है इम्यून सिस्टम का। अपना पराया का भी पहचान ये कर लेता है। अभी तक हम क्या पढ़ा रहे थे? पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स जो है, पैटर्न रिकॉग्निशन। जो टॉलरेंस है ये होस्ट सेल ही परफॉर्म करेगा ना? टॉलरेंस जो है होस्ट सेल के प्रति है, यानी होस्ट उसके सेल अगेंस्ट है। नहीं, अगेंस्ट नहीं, होस्ट सेल के प्रति टॉलरेंस है, उसको बर्दाश्त कर लिया। तो कैसे बर्दाश्त किया? क्यों जरूरी है? कहाँ गया वो पैराग्राफ? कैसे बर्दाश्त किया? टॉलरेंस कैसे हुआ? जरूरी है टॉलरेंस, टॉलरेट करना अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। हमारे पास भी तो हजारों तरह के मॉलिक्यूल्स है, सरफेस रिसेप्टर्स है, हर सेल के पास अपना अपना तरह तरह का सरफेस रिसेप्टर्स है। ब्लड में तरह तरह के सेल्स हैं, टिश्यूज में तरह तरह के सेल्स हैं। ठीक है, कहीं वो वही एंटीजन ना बन जाए। फॉरेन सब्सटेंस जो एंटर करे वही एंटीजन बने। अपना प्रोटीन मॉलिक्यूल या अपना सेल एंटीजन ना बने, तो ये इंश्योर किया जाता है। यही जो है, यही टॉलरेंस है मैकेनिज्म, कि अपने को बर्दाश्त कर लिए। तो अपने को बर्दाश्त करने के लिए अपना पराया का भेद समझना होगा। अपना पराया का भेद कैसे समझता है? वो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, फिर यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला, ओके, जिसने इसकी डिस्कवरी की। ये दूसरा अजूबा जो इम्यून रिस्पॉन्स का था। समझ में आया इसगिंदा? स्नेहा कौन पूछे थे सवाल? सर इसगिंदा। हाँ इसगिंदा, समझ में आया कि डाउट है कुछ?
सर तो ये टॉलरेंस परफॉर्म कौन करेगा? टॉलरेंस परफॉर्म कौन करेगा? अच्छा, वही अब आ रहे हैं। ठीक है, टॉलरेंस पूरा होल मैकेनिज्म है कि टॉलरेंस एक प्रॉपर्टी है इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम ठीक है। आपका बाहर से रक्षा भी कर रहा है, साथ में आपके जो अपने सेल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उसको उसके प्रति उसका टॉलरेंस भी है। ये दूसरा जो है, ये इम्यून सिस्टम का प्रॉपर्टी है, पूरे डिफेंस मैकेनिज्म का प्रॉपर्टी है। ओके, ये परफॉर्म कौन ओके कर सर। रहा है? ये हम आते हैं उस पर, कौन परफॉर्म कर रहा है? ये वही परफॉर्म कर रहा है। अब बताए थे ना, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। यस सर। बी लिम्फोसाइट के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, वही वाले रिसेप्टर्स सेलेक्ट हो रहे हैं, वही वाले बी लिम्फोसाइट सेलेक्ट हो रहे हैं सर्वाइव होने के लिए ड्यूरिंग मैच्योरेशन स्टेज, जो सेल्फ रिएक्टिव नहीं है। अगर कोई अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिसेप्टर उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में जब वो मैच्योर हो रहा था, इधर इन द थाइमस और इन द बोन मैरो, तब वहां पर अब एक उसका अलग मैकेनिज्म है जहां पर रिएक्टिविटी चेक किया जाता है। जैसे सपोज फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, ओके, तो उसके बाद जब प्रोडक्ट निकल रहा है उसका क्वालिटी चेक होता है कि ये काम के लायक प्रोडक्ट है, तभी मार्केट में जाएगा, कुछ डिफेक्ट है तो साइड कर देगा। अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट का ऐसे ही डिलीवरी होता है। तो इसी तरह रिसेप्टर जो बन रहे हैं, वहां जीन में रीअरेंजमेंट हो रहा है, रैंडम रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक ही जीन से बहुत सारा प्रोटीन प्रोडक्ट बन रहा है, और वो सारे प्रोटीन प्रोडक्ट जो है रिसेप्टर के रूप में सेल सरफेस पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। ओके, सो इस रैंडम जनरेशन की वजह से एंटीजन के अगेंस्ट भी स्पेसिफिसिटी जनरेट हो रहा है। ठीक है, और चूंकि ये रैंडम है तो दुनिया में जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के अगेंस्ट आपका रिसेप्टर बन रहा है, तो आपके अपने प्रोटीन के अगेंस्ट भी बन रहा है। ओके, कहने का मतलब समझे बात को आप? यस सर। और जब आपके Yes. अपने प्रोटीन के अगेंस्ट बन रहा है तो वो वाले सेल्स जिनके ऊपर सेल्फ मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट रिसेप्टर हैं, उस सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना जरूरी है कि नहीं है? और अगर नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, आपको खुद के अगेंस्ट काम करने लग जाएगा। यस सर। हाँ। क्योंकि वो प्रेजेंट कर देगा उस सेल को कि ये एंटीजन है, तो एंटीजन है तो उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन के बाद क्लोनल प्रोलिफरेशन हो जाएगा। क्लोनल प्रोलिफरेशन के बाद बी सेल का क्लोनल प्रोलिफरेशन हुआ तो वो प्लाज्मा सेल बन के एंटीबॉडी सिक्रीट करने लगेगा, जो कि अपने ही सेल को मारने लग जाएगा, और फिर मेमोरी भी बन जाएगा, तो मेमोरी सेल स्टेब्लिश हो जाएगा, तो उसके बाद वो हमेशा जिंदगी भर मारते ही रहेगा, वो कॉन्स्टेंटली किल करते रहेगा। ठीक है, अंत में आदमी को ही मार देगा। ठीक है, तो ये बहुत डिलीटीरियस बात है, इसीलिए सेलेक्ट नहीं हुआ इवोल्यूशन में। जब भी ऐसा म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप हुआ, तो एनिमल जो है सरवाइव नहीं कर सके ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए पॉपुलेशन में ये रेयर चीज मिलता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि सरवाइव ही नहीं करेगा एनिमल फिर। लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस का युग है तो हम लोग किसी तरह बचा लेते हैं, लेकिन पास्ट में तो ऐसा नहीं था, वो मर जाते थे। ओके, इसीलिए वो कम मिलते हैं, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। तो अब देखिए इसकी खोज किसने की? द वर्क क्रेडिटेड विथ इट्स इल्यूमिनेशन आल्सो रिजल्टेड इन ए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन awarded to McFarlane, Burnett and Peter Medawar in 1960. तो ये दोनों ने क्या किया था? Burnett was the first to propose that exposure to non-self antigens during certain stages of life could result in an immune system that ignored these antigens later. कहने का मतलब हुआ, इसने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये दिखाया और फिर प्रपोज किया कि नॉन सेल्फ एंटीजेंस जो है, यानी फॉरेन एंटीजेंस जो है, उसको अगर हम ड्यूरिंग सर्टेन स्टेज ऑफ द लाइफ को अगर हम अगर इम्यून सिस्टम को में अगर हम इंट्रोड्यूस कराएं, तो वो एंटीजेंस जो है इग्नोर्ड हो जाएंगे बाद में भी।
उसको सेल्फ समझ लिया जाएगा। गौर करो इस लाइन पर। बर्नेट was the first to propose the exposure to non-self antigens, यानी फॉरेन एंटीजेंस, पैथोजन का एंटीजन को एक्सपोजर कराएं ड्यूरिंग सर्टेन स्टेजेस ऑफ लाइफ। एनिमल के कुछ लाइफ के सर्टेन स्टेजेस के दौरान, डेवलपमेंटल का सर्टेन स्टेजेस के दौरान, अगर हम उसको, वो हम देखेंगे बाद में, अगर हम फॉरेन एंटीजन को इंट्रोड्यूस करा दे तो दैट फॉरेन एंटीजन विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ, okay, it could result in an immune system that ignored these antigens later. उसके against tolerance develop हो जाएगा. And Medawar later proved that the validity of this theory by exposing mouse embryos to foreign antigens and showing that these mice developed the ability to tolerate these antigens later in life. Mouse embryo को foreign antigen से expose कराया उसको, और बाद में जब माउस एडल्ट हुआ तो पाया कि माउस का जो है इन एंटीजन के प्रति टॉलरेंस हो गया है। ओके, तो क्या मतलब हुआ कि एंटीजेनिक एक्सपोजर ड्यूरिंग सर्टेन स्टेजेस ऑफ द लाइफ इज वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर, नॉट सोनली बट वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर। ओके, आगे देखते हैं। इस टॉलरेंस को शायद सिलेबस में होगा तो और डिटेल में, क्योंकि ये भी काफी कॉम्प्लेक्स। सिलेबस में है क्या टॉलरेंस अलग से? सेमेस्टर 3 इम्यूनोलॉजी, टॉलरेंस नेचर ऑफ एंटीजेंस, एंटीजन टॉलरेंस वॉलरेंस नहीं दिया, नहीं है सर, नहीं दिया, नहीं है सर, नहीं है, नहीं दिया। तो बस आप ये बेसिक है, इतना जान लो, फिर जंप कर जाएंगे। इंटरेस्ट होगा तो इम्यूनोलॉजी है, ये है, पढ़ लेना उसमें, और एक पूरा इसका चैप्टर ही है उसमें। ओके, सो ये टॉलरेंस मोटा मोटी जान लो, यहाँ खत्म हो जाएगा, ये 2 पैराग्राफ है। तो माउस एम्ब्रियो से शो कर दिया। तो ये एक दूसरा था रिमार्केबल हॉलमार्क ऑफ द इम्यून सिस्टम की टॉलरेंस, सेल्फ नॉन सेल्फ के बीच डिस्टिंक्शन। And now to establish tolerance, the antigen receptors present on developing B and T cells must first pass a test of non-responsiveness against host structures. बताए जैसा आपको हम कि पहले इसको एक टेस्ट पास करना पड़ता है जिस समय तैयार होता है डेवलपिंग बी एंड टी सेल्स की नॉन रेस्पॉन्सिवनेस हो इसके पास अगेंस्ट होस्ट स्ट्रक्चर्स। अगर नॉन रेस्पॉन्सिवनेस नहीं है तो टेस्ट फेल हो जाएगा, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। टेस्ट पास हो गया कि नॉन रेस्पॉन्सिव है, देन दैट बी एंड टी सेल विल सर्वाइव and will go in the blood circulation. This process, which begins shortly after these randomly generated receptors are produced, is achieved by the destruction of or inhibition of any cells that have inadvertently generated receptors with the ability to harm the host. और ये तब होता है जिस समय जीन अरेंजमेंट हुआ, जीन अरेंजमेंट होने के बाद न्यू प्रोटीन प्रोडक्ट सरफेस पर एक्सप्रेस हुआ और उसके तुरंत बाद ये चेक करने की आवश्यकता है, उसको छोड़ेगा नहीं, तुरंत उसी समय चेक कर लेता है कि ये रेस्पॉन्सिवनेस इसमें है कि नहीं है अगेंस्ट सेल्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अगर ये नॉन रेस्पॉन्सिव है तब वो आगे सर्वाइव करेगा, फर्दर आगे के प्रोसेस में जाएगा। अगर ये रेस्पॉन्सिव है अगेंस्ट सेल्फ मॉलिक्यूल, then they will get destruction or inhibition of any cells that have, मतलब destruction हो जाएगा और inhibition of any cells that have inadvertently generated receptors with the ability to harm the host, यानी उस रिसेप्टर के पास एबिलिटी है होस्ट को हार्म करने की। Successful maintenance of tolerance ensures that the host always knows the difference between self and non-self. तो
सक्सेसफुल मेंटेनेंस टॉलरेंस का जरूरत है, आवश्यकता है। सक्सेसफुल मेंटेनेंस ऑफ टॉलरेंस किसको कहा जाएगा? जिसमें कि होस्ट जो है ऑलवेज हमेशा मेंटेन करे सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में आइडेंटिटी। सेल्फ को नॉन सेल्फ नहीं समझे, नॉन सेल्फ को सेल्फ ना समझे, यूजुअली रिफर्ड एज फॉरन। ओके, one recent re-envisioning of how tolerance is operationally maintained is called danger hypothesis. Danger hypothesis और तुम छोड़ो, ये सिलेबस में है भी नहीं। Okay, one unintended consequences of robust self-tolerance is that immune system frequently ignores cancerous cells that arise in the body as long as these cells continue to express self-structures that the immune system has been trained to ignore. तो एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस भी होता है, इसकी वजह से एक नुकसान भी होता है। नुकसान क्या है कि कैंसरस सेल्स जो है उसको डिस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन कैंसरस सेल्स तो सेल्फ मॉलिक्यूल एग्जिबिट कर रहा है अपने सेल सरफेस पर, तो उसको इम्यून सिस्टम पकड़ नहीं पाता है, इसी वजह से उसको भी टॉलरेट कर जाता है। तो कैंसरस सेल्स को दूसरा तरीका है उसको मारने का। As long as these cells continue to express self-structures that the immune system has been trained to ignore. Dysfunctional tolerance is at the root of most autoimmune diseases. Autoimmune diseases किसकी वजह से? Dysfunctional tolerance की वजह से हो सकता है। Discussed in later chapter 16, ठीक है, chapter 16 of the QB 8th edition है। As one might imagine, failures in the establishment and maintenance of tolerance can have devastating clinical outcomes. आप कल्पना ही कर सकते हो, कर लो सिर्फ कि मेंटेनेंस ऑफ टॉलरेंस अगर नहीं होगा तो क्या क्या डिवास्टेटिंग क्लिनिकल आउटकम्स हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, उसके हार्ट को ही समझ लेगा फौरन, तो क्या करेगा? हार्ट को ही डिस्ट्रक्ट कर देगा, लीवर को डिस्ट्रक्ट कर, किसी भी ऑर्गन टिश्यू को डिस्ट्रक्ट कर देगा, लीथल है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एक मेजर प्रॉब्लम ये आता है सेल्फ नॉन सेल्फ का। ओके, फेल होता था पहले, किडनी को डिस्ट्रक्ट कर देता था इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट होने के बाद में इम्यून से तो उसका पता लगाया, फिर हैप्लोटाइप मैचिंग करने लगा। हैप्लोटाइप मैचिंग वो भी अलग डाइवर्सिटी है। फिर हैप्लोटाइप मैच कर जाता है, उसके बाद भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देना होता है, तब जाके किडनी को एक्सेप्ट करता है दूसरा आदमी का किडनी को, नहीं तो उस किडनी को मार देता है इम्यून सिस्टम। उसको इतना समझ में नहीं आता इम्यून सिस्टम को कि ये किडनी आदमी का फेल हो गया, इसलिए किसी से बेचारा वो भी अपना काट के दिया, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ओके, so the immune response is composed of two interconnected arms, innate immunity and adaptive immunity. ये हम लोग थोड़ा सा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। सर दिलसाद को आवाज नहीं आ रही है क्या? सर अब आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? अब दिलसाद, अभी मैंने देखा मैसेज। ओके, तो हम क्या बताएं, इनेट कंपोनेंट होता है इम्यूनिटी का और एडेप्टिव कंपोनेंट होता है इम्यूनिटी का, और ये दोनों मिल करके इम्यून रिस्पॉन्स करता है, इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन अटैक जो है एलिमिनेट होगा। तो ये दो हाथ है उस इम्यून रिस्पॉन्स के। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? जो कि पहले से मौजूद होता है आपके बॉडी में। पहले का मतलब कहाँ के पहले? बाय बर्थ। बर्थ तो है ही, मतलब यहाँ पहले कहने का मतलब कि एंटीजन घुसने के पहले, ठीक है। अच्छा, एंटीजन आया नहीं कि पहले से ही मौजूद है, कह सकते हो बाय बर्थ मौजूद है। स्किन पहले से है, ओके। फिजियोलॉजिक बैरियर आपका वो पहले से है, एनाटॉमिकल बैरियर पहले से है, ओके। सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन द इनेट इम्यूनिटी, ओके, वो भी पहले से है, जैसे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एक्सेट्रा, एंड secreted molecules by B lymphocytes such as antibodies। नहीं, ये innate immunity का पार्ट नहीं है, ये adaptive immunity का पार्ट है।
एंटीबॉडीज। तो इनेट इम्यूनिटी में ये सब हो गया आपका। तो ये सब पहले से है, यानी कहने का मतलब एंटीजन घुसने के एंटर करने से पहले से है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी कब होता है? एंटीजन के एंटर करने के बाद डेवलप होता है। तो वो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है इज ट्रिगर्ड व्हेन द आफ्टर द एंट्री ऑफ द एंटीजन। ओके, तो ये हो गया एक तरह से आपका रियल टाइम में, रियल टाइम इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन घुसा उसके बाद आपका, और ये सब पहले से। अब देखिए कैसे थोड़ा सा डिस्कस होगा इसमें सेक्शन में, लगता है ये भी काम का चीज आपके सिलेबस में है ही, देख लेते हैं। Although reference is made to the immune system, it is important to appreciate that there are really two interconnected systems of immunity, innate and adaptive. These two systems collaborate to protect the body against foreign invaders. दोनों मिलके फॉरेन इन्वेडर से आपकी सुरक्षा कर रहा है। Innate immunity includes built-in molecular and cellular mechanisms that are encoded in the germline and are evolutionary more primitive, aimed at preventing infection or quickly eliminating common invaders. कहने का मतलब है innate immunity ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंट है, पहले से है तो, और एडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेशल टाइप का है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा जरूरी। दोनों ही बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, किसी का कम नहीं है योगदान, ठीक है। और इनेट इम्यूनिटी कंपोनेंट जो है इसके मॉलिक्यूलर और सेलुलर मैकेनिज्म, ये आपका जीन में पहले से इनकोडेड है इस देयर पर, और इसका इवोल्यूशनरी ये ज्यादा प्रिमिटिव है पहले से, इसलिए ये कंजर्व्ड रहा। ओके, लास्ट क्लास में बताया ही पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ओके, सो aimed at preventing infection or quickly eliminating common invaders. तो ये innate immunity है आपका। This includes physical and chemical barriers to infection as well as DNA encoded receptors recognizing common chemical structures of many pathogens. See PRRs as above. यानी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो हम लास्ट क्लास में आपको पढ़ा है वही है डीएनए एनकोडेड रिसेप्टर, जर्म लाइन में ही इसका जीन है। एक तो फिजिकल बैरियर हो गया, केमिकल बैरियर है, और डीएनए में भी इसके जीन हैं इस रिसेप्टर्स के, ये हो गए आपके। इन दिस केस रैपिड रिकॉग्निशन एंड फैगोसाइटोसिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन इज द आउटकम। हमको क्या चाहिए? रैपिड रिकॉग्निशन होना चाहिए, और तुरंत इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है? रैपिड रिकॉग्निशन होता है एज ए रिजल्ट ऑफ विच। एडेप्टिव इम्यूनिटी में रैपिड रिकॉग्निशन नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। इनेट इम्यूनिटी तुरंत काम करता है, इमीडिएट वर्क करता है, और फैगोसाइटोसिस होता है इनेट इम्यूनिटी में, और एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन इज द आउटकम। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन इनेट इम्यूनिटी में भी हो जाता है। ओके, innate immunity also includes a series of pre-existing serum proteins collectively referred to as complement that bind common pathogen associated structures and initiate a cascade of labeling and destruction events. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके सिलेबस में है, उसमें हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज एक्चुअली ओवरलैप है, एक्चुअली इसमें थोड़ा डिबेटेबल है। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का भी कुछ कंपोनेंट्स पार्ट है और इनेट इम्यूनिटी का भी है। तो इनेट इम्यूनिटी आल्सो इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोर देन 50 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन दिस फैमिली। आज सुबह दोपहर में मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 का, वो भी इसी फैमिली का एक प्रोटीन है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स भी जो है वो इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट है, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही है आपके सीरम में ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। और ये क्या करता है? बाइंड करता है कॉमन पैथोजन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से, और उसके बाद इनिशिएट ए कैस्केड ऑफ लेबलिंग एंड डिस्ट्रक्शन इवेंट। ये हम लोग डिटेल में जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है। दिस हाईली इफेक्टिव फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रिवेंट्स मोस्ट पैथोजेंस फ्रॉम टेकिंग होल्ड और एलिमिनेट्स
infectious agents within hours of encounter. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर किसको कह रहा है? इन्नेट इम्यूनिटी को कह रहा है। पूरा इन्नेट इम्यूनिटी कंपोनेंट ही जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि ये सबसे पहले एक्शन में आता है इमीडिएटली। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। The recognition elements of the innate immunity immune system are fast, बहुत फास्ट रिकॉग्निशन होता है। Some occurring within seconds of a barrier breach. Okay,